कालीकट से ठुकराए जाने के बाद वास्को डिगामा के पास वापस पुर्तगाल लौट जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। लेकिन लौटते हुए किस्मत ने उसे ऐसी जगह ला दिया जो पुर्तगालियों का गढ़ बन गया। श्रृंखला के आखिरी खंड में गोवा के उस जमीन का विवरण है जहां वास्को डिगामा भूलते भटकते हुए पहुंच गया। कहते हैं आसमान से गिरे हजूर पर अटके। कालीकट से भागकर लौटते हुए पुर्तगाली जहाज तूफानी मौसम के कारण पुराने रास्ते से अफ्रीका नहीं लौट सके। वह भारत के पश्चिमी तट के किनारे ही आगे बढ़ने लगे। पहले वह वर्तमान केरल के ही किसी तट पर पहुंचे जिसके विषय में उन्होंने लिखा है, सोमवार 10 सितंबर को हम कोम्पिया पहुंचे, जहां के राजा व्याकोत्ते कालीकट के राजा के शत्रु थे। वहां कुछ मछुआरे हमारे जहाज पर बड़े आराम से मछली बेचने आ गए। वहां रुककर तूफान थमने पर हम आगे बढ़े। अंग्रेजी अनुवादक के अनुसार कोम्पिया कालीकट के उत्तर में कन्नूर केरल का क्षेत्र हो सकता है, जिनका कालीकट के समुद्री से उन दिनों विवाद चल रहा था। वहां से उसी तट पर आगे बढ़ते हुए वे पहले नेत्रानी द्वीप पहुंचे। चूंकि मैंने स्वयं 2014 में इस तट के साथ साथ यात्रा की थी, तो मुरुडेश्वर महादेव के निकट यह दिल के आकार का बहुत ही सुंदर द्वीप बहुत मनोहारी है। 15वीं सदी में संभव है कि यह जंगल रहा हो। इसे स्थानीय लोग कबूतर द्वीप भी कहते हैं। पुर्तगाली यात्रा विवरण में इसका नामकरण सांता मारिया द्वीप किया गया है। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें आखिर वह द्वीप मिला जो उनका भविष्य था, अंजेदिवा द्वीप। वर्तमान समय में यह द्वीप उत्तरी कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर स्थित है, लेकिन सदियों तक इस पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा। शुरुआत लगभग उसी दिन हो गई जब वास्को डिगामा के जहाज ने वहां लंगर गिराया। वहां जहाज लगते ही एक स्थानीय युवक उनके पास आया तो उन्होंने अरबी में पूछा, तुम मुसलमान हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ईसाई हूं। पूरे यात्रा विवरण में गैर मुसलमानों को ईसाई कहा गया है और मंदिरों को गिरजाघर कहा गया है। यहाँ कहीं साफ पानी मिलेगा? उन्होंने पूछा। हाँ, वहां पहाड़ों के बीच बहुत सुंदर झरना है। अच्छा, और भोजन? उसका भी प्रबंध है। वह भाग कर गया और अपने 4 साथियों के साथ कुछ सब्जियां और मुर्गे लेकर आ गया। उसने कहा कि सूअर का प्रबंध भी कर देगा। साथ ही उसने कुछ दालचीनी लाकर दी और बताया कि जंगल में कई दालचीनी के पेड़ हैं। वे हैरान थे कि भला इस छोटे से द्वीप पर इतनी चीजें कैसे मौजूद हैं। जंगल के विषय में वर्णित है, वहां एक पत्थर के गिरजाघर के अवशेष थे जिसे मुसलमानों ने तोड़ दिया था। सिर्फ एक छोटा चैपल बचा था जिसके ऊपर फूस की छत थी। उसमें 3 काले पत्थर थे जिसकी पूजा स्थानीय ईसाई कर रहे थे। उसके बगल में एक जलकुंड था जो पुराने गिरजाघर का हिस्सा था। कुछ दिनों बाद वहां कुछ नावों पर लोग आए। हमें लगा कि वे लुटेरे हैं। जब हमने उन पर बंदूक तानी, वे कहने लगे, ताम्बरम ताम्बरम। हमें मालूम पड़ा कि वहां के ईसाई ताम्बरम कहलाते हैं। यहां भी संभवतः वह 3 शिवलिंगों का वर्णन कर रहा था। ताम्बरम मलयाली संबोधन है, इसका ईसाई से कोई संबंध नहीं है। इन विवरणों को पढ़कर यही बात पक्की होती है कि यूरोपीय ईसाइयों के लिए क्रूसेड खत्म नहीं हुआ था। भारत में भी उनकी नजर में मुख्य शत्रु मुसलमान थे। बाकी सभी लोगों को वे मनमर्जी ईसाई कोष्ठक में रखते जा रहे थे। वह द्वीप उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहां 2 हफ्ते जम गए। एक दिन उनके पास एक सफेद दाढ़ी वाला लगभग 40 वर्ष का व्यक्ति आया। उसने आश्चर्यजनक रूप से वेनिस की भाषा में अभिवादन किया। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कालीकट से वेनिस तक कारोबार चलता ही था। वास्को डिगामा ने कहा, इसे बंदी बना लो, यह जरूर कालीकट का खुफिया है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो दरअसल आपकी ही जमीन का हूं जो गलती से यहां आकर फंस गया। यह बात सही है कि अब मैं उन सुल्तान आदिल शाह का सेवक हूं जिनकी 40,000 की सेना है। मैं मुसलमान बन चुका हूं, मगर मेरे दिल में अब भी आप ही के परमेश्वर हैं। यह आदमी इस पूरी घटना का सबसे फिल्मी कैरेक्टर है। यह कौन था, यह रहस्य ही है। कुछ उसे पोलैंड का यहूदी कहते हैं जो येन केन प्रकारेन भारत आ गया। विवरण पढ़कर यही लगता है कि वह शिया के साथ शिया और सुन्नी के साथ सुन्नी हिसाब किताब का आदमी था। उसने आगे कहा,
अब मुझे खबर मिली कि कालीकट में कुछ विदेशी आए हैं जिनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। मैं भागा हुआ आया कि जरूर अपने मुल्क से, अपने धर्म का कोई आया हो। मैंने अपने सुल्तान से जब कहा तो उन्होंने आपके लिए तोहफे भिजवाए और यह भी कहा कि किसी चीज की जरूरत हो हम मदद करेंगे। पाओलो डी गामा ने कहा, यह तो अच्छी बात है, मगर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? उसने चापलूसी करते हुए कहा, अरे आपके पास तो सब कुछ है, मगर मुझे अगर थोड़ा चीज मिल जाता तो न जाने कितने साल हो गए देखे हुए। पाओलो ने कहा, ठीक है, यह लिए जाओ। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। यह तो अपने एक दोस्त को दिखाना है जिससे मैंने कई बार चर्चा की है, यूरोप की चीज की। उसे भरोसा ही नहीं होता कि ऐसी भी कुछ वस्तु है। मैं तो बस आपके साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। वह वहीं द्वीप पर उनको अजीब अजीब कहानियां सुनाता रहता, जिसमें कई अविश्वसनीय थी और कुछ विरोधाभासी भी थी। वास्को डी गामा को शक होने लगा कि यह कोई बहुरूपिया है। उसने कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा, अरे इसे कौन नहीं जाता, ये इस इलाके का ठग है जो मीठी मीठी बातें करके लोगों को लूट जाता है। वास्को ने अपने लोगों से कहा, यह जो भी है हमारे काम का हो सकता है, इसे हम पुर्तगाल लेकर जाएंगे। आखिर यह कहता तो है कि सुल्तान का आदमी है, तो जरूर उनके रहस्य भी जानता होगा। पाओलो ने कहा, अरे क्या पता वह बात भी झूठी हो। वास्को ने हंसकर कहा, हो तो सकता है, मगर यह बातूनी आदमी हमारे राजा को खूब पसंद आएगा। आखिर कोई ऐसा तो हो जो झूठी ही सही मगर पूरब की कहानियां सुनाए। यह आदमी बाद में वास्को डी गामा का पट शिष्य बना और उसका नामकरण गैस्पर डी गामा ही कर दिया गया। उम्मीद के मुताबिक उसने पुर्तगाल के राजा मैनुअल का दिल जीता और भारत की जहाजी यात्राओं की योजना बनाने में सहयोग दिया। वह पुर्तगालियों के भारत में पैर जमाने की महत्वपूर्ण कड़ी बना। अगर वह आदिल शेख शाह का भेजा भेदिया था तो वह एक ऐसा डबल एजेंट बना जिसने पुर्तगालियों के लिए गोवा का रास्ता कुछ हद तक साफ कर दिया। वास्को डी गामा की यह पहली यात्रा किसी नई खोज की तरह नहीं, बल्कि उस समय के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए देखी जानी चाहिए। पुर्तगालियों के बाद यूरोपीय देशों के जहाज एक करके एक आते चले गए। पुर्तगाली धीरे धीरे उसी परिधि में सिमट कर रह गए जहां गामा पहली बार आया था, लेकिन बाकियों के जाने के बाद भी वे अंत तक जमे रहे। वास्को डी गामा का गाढ़ा खूंटा अब भी पूरी तरह सूखा नहीं है। पुर्तगाली गोवा के भारतीय वंशज आज भी पुर्तगाल की नागरिकता ले सकते हैं और ले रहे हैं। अगर वास्को डी गामा ना होता तो क्या यह सब कुछ ना हुआ होता? इतिहास में ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं।